is computed by taking into account amounts that are his Pakistan source income and amounts that are his foreign source income. देखो रेजिडेंट पर्सन वो पर्सन होता है जो ज़्यादातर टाइम पाकिस्तान में गुजारता है, तो उसकी फिर हम पाकिस्तानी सोर्स इनकम भी लेंगे और फॉरेन सोर्स इनकम भी लेंगे, ठीक है। ये आगे अब पढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, जो नॉन रेजिडेंट है मतलब ये कि उसने पाकिस्तान में बहुत कम टाइम के लिए आया था फिर चला गया, उसी साल, एक साल की बात कर रहे हैं, जो टैक्स ईयर है। फॉर एग्जांपल अगर जुलाई से जून तक है तो इसी टाइम के बीच में वो कुछ हफ्ते, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते के लिए आया फिर चला गया, तो वो हमारे लिए टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन रेजिडेंट है। हम तो पढ़ यही रहे कि नेशनल होगा पाकिस्तान का, लेकिन साथ साथ वो बाहर भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, आना जाना उसका रहता है, तो हम उसकी जब टैक्स की वर्किंग करेंगे तो देखेंगे कि ये रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है। उसके लिए अपना एक क्राइटेरिया है कि कितने दिन ये पाकिस्तान में रहा है और कितने दिन बाहर रहा है, तो वो हम कर लेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि यार भाई सिंपल आपको क्लियरली बताएगा कि ये बंदा इतने दिन रहा है कंटिन्यूसली, वो दिन काउंट होंगे जब उसमें कोई बाहर नहीं गया, सही है। तो वो टाइम पीरियड हम काउंट करेंगे। अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी जो है फॉरेन सोर्स इनकम भी और पाकिस्तानी सोर्स इनकम भी, दोनों को शामिल करेंगे। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो फिर सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स इनकम, फिर फॉरेन नहीं, ठीक है। On the other hand, income of a non-resident person is computed by taking into account only the amounts that are his Pakistani source income. In view of aforesaid provision of law, the equation of to determine the taxable income is under number 1. Tabulation क्या है? Source of income. पाकिस्तानी source income अगर resident है तो chargeable है for tax, अगर non-resident है तब भी chargeable है। पाकिस्तानी सोर्स इनकम दोनों केसेस में चार्जेबल है, चाहे वो बंदा रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। और फॉरेन सोर्स इनकम जब रेजिडेंट होगा तब चार्जेबल होगा, जब रेजिडेंट नहीं होगा तो चार्जेबल नहीं होगा। एक्सरसाइज देखो, मिस्टर जुनैद इज द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। Compute is taxable income. Taxable income under normal tax regime of Mr. Junaid, the sum of all above sources of income which is computed, इन सबको ऐड किया है सिंपल। इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो पांचों हेड्स के अमाउंट को टोटल इनकम, द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी द सम ऑफ नंबर 1 पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर डेट टैक्स ईयर जो ऊपर हमने कैलकुलेट की। नंबर 2 पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर डेट टैक्स ईयर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। देखो इनमें फ़र्क है, टैक्सेबल इनकम में और टोटल इनकम में फ़र्क है। कैसे? टोटल इनकम डिवाइड हो जाती है टैक्सेबल इनकम में और नॉन टैक्सेबल में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम हो, उसमें से कुछ चीज़ें क्या हो सकती है, एग्जेम्प्ट हो सकती है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जिस तरह आपने कहा कि चैरिटी वगैरह, तो वो तो टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो एक बंदे की टोटल इनकम निकालते हैं हम, सही है, टोटल इनकम से माइनस करते हैं एग्जेम्प्ट इनकम, जो इनकम जो पोर्शन पे टैक्स नहीं लगता वो हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो जो रिमेनिंग इनकम रह जाएगी वो क्या होगी, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम सेक्शन 9, द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी द टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर reduced but not below zero by the sum of any deductible allowance for the person for that tax year. Not below zero का क्या मतलब है कि भाई हम डिडक्शन अलाउ करते हैं, कितनी डिडक्शन अलाउ कर सकते हैं,
जितनी उसकी इनकम हो, उससे ज़्यादा तो अलाउ नहीं कर सकते। अगर डिडक्शन ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो वो तो माइनस में चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई नॉट बिलो ज़ीरो। एक हद है ना, ज़ीरो तक हम ठीक है, आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। आपकी इनकम और आपके डिडक्शंस एक्सपेंसेस दोनों क्या हुए बस, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, आप टैक्स तो आप ज़ीरो दे रहे हो, लेकिन आप बिलो नहीं जा सकते। मतलब आपकी इनकम से ज़्यादा हम आपको अलाउ एक्सपेंसेस अलाउ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो, टोटल इनकम अदर देन एग्जाम, ये ऊपर आ गई, लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस, तो इसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। अब डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 16 वो हमें क्या कहता है, डिडक्टेबल अलाउंसेस मीन्स एन अलाउंस डेट इज डिडक्टेबल फ्रॉम टोटल इनकम अंडर पार्ट 9 डेट इज डिडक्टेबल अलाउंस ऑफ चैप्टर 3। ये हम आगे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस डिटेल में। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, सही। ज़कात, a person is entitled to a deductible allowance for the amount of any zakat paid by the person in a tax year under the zakat and ushur ordinance। ज़कात देते हैं हम, रमज़ान में अक्सर लोग देते हैं, तो ज़कात एक डिडक्टेबल अलाउंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इनकम है, आपने पैसा कमाया है, लेकिन आपने क्या किया, ज़कात भी दी है, तो जो ज़कात आपने दिया है वो आपके एक्सपेंस में आ जाएगा, वो इनकम से लेस हो जाएगा। वेयर द ज़कात इज़ बीन डिडक्टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑन डेट। अक्सर क्या होता है, आपके पैसे बैंक में पड़े होते हैं ना, आपको बैंक वाला क्या देता है, प्रॉफिट देता है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। आपने पैसे रखे हुए, उस पर आपको प्रॉफिट मिलता है, तो बैंक अक्सर क्या करता है, ऑटोमेटिकली ज़कात काट देता है। जो रमज़ान का महीना आ जाता है ना, तो बैंक क्या करता है, जिसके पैसे बैंक में पड़े होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है ना सेविंग अकाउंट्स में, तो उनसे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ज़कात कट जाता है। तो वो विच इज़ चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। प्रॉफिट ऑन डेट, पैसे अपने बैंक में रखें और उस पर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो ये कौन से हेड में आएगा, अदर, क्योंकि ना सैलरी है, ना प्रॉपर्टी है, ना कैपिटल गेन है, ना बिजनेस है, तो अदर। Such zakat shall not be deducted out of the total income. Rather, it shall be allowed as a deduction while computing income from other sources. तो ये कहाँ पे टोटल इनकम से माइनस नहीं होगा, बल्कि जब देखो हम हर रेट की अपनी वर्किंग करते हैं कि भाई इसकी सैलरी इनकम इतनी है, तो सैलरी अर्न करने के लिए इसने जो एक्सपेंसेस किए थे वो उधर से माइनस हो जाएंगे। अब हम प्रॉपर्टी इनकम निकालेंगे, रेंटल इनकम, कि इसने इतना किराया अर्न किया है, लेकिन उस किराए के लिए उसने खर्चा भी किया होगा। फॉर एग्जांपल मालिक मकान क्या करता है, घर की रिनोवेशन करता है कि नहीं करता। अब आपने घर की बिल्डिंग पे पैसे लगाए हैं, तो वो माइनस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम माइनस उसके डिडक्शन, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसकी डिडक्शन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसकी डिडक्शन। बिजनेस के लिए भी तो आप खर्चे करते हो, तो इस तरह जो पांचों ऐड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें प्रॉफिट ऑन डेट आ जाएगा, वहाँ से इनकम आ जाएगी, और उससे हम माइनस करेंगे अगर आपने ज़कात वहाँ पे कटी है आपके अकाउंट से, ज़कात आपने जमा की है, तो वो भी उधर से डिडक्ट हो जाएगी। वेयर द अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ मोर देन टोटल इनकम, कि आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1000 रुपये एग्जाम्पल, और आपने ज़कात दिया है 1500।
हज़ार तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन हम नेगेटिव में आ गए, ज़्यादा आपकी डिडक्शन हो गई। उस केस में क्या होगा, द एक्सेस अमाउंट शैल नॉट बी रिफंडेड आर कैरी फॉरवर्ड आर कैरीड बैक। तो जो 500 है जो आपने ज़्यादा पे किया है, तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी है 1000, और आपने ज़कात कितना पे किया, तो 1000 तो एडजस्ट हो गया। 500 के साथ क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, बस ख़त्म। नहीं, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्या आप ये कहो कि यार भाई वो 500 तो लास्ट ईयर रह गया था, एडजस्ट नहीं हुआ था, तो वो मैं इस साल एडजस्ट कर लूँ, नहीं, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। एक्सरसाइज क्या है भाई, मिस्टर जेड हैज रिसीव डिविडेंड 1 लाख विच इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ ज़कात 10,000 एट टैक्स रेट 15%. You are requested to compute income of tax of Mr. Z. तो किस तरह निकाला है भाई? हाँ, लेकिन अब देखो टैक्स कितना पे किया आपने, 1 लाख पे, ऊपर दिया हुआ है ना टैक्स रेट 15%। ये फाइनल टैक्स रिजीम में आते हैं, ऑन द स्पॉट टैक्स कट जाता है। तो डिविडेंड इनकम आपकी कितनी है भाई, 1 लाख, उस पर टैक्स कितना है 15%, तो नेट कितनी अमाउंट बची, ये उसी टाइम टैक्स कटता है। फाइनल टैक्स में ये होता है कि ऑन द स्पॉट आपसे टैक्स लिया जाता है। और अमाउंट कितनी बनी 85। अभी देखो ज़कात कितनी है 10,000, वो हमने माइनस कर दी। ये सही क्वेश्चन आगे हम आएंगे प्रैक्टिस वाले, जस्ट आपको ये बता रहे कि भाई किस तरह होगा और क्या क्या चीज़ें। अब दूसरी एग्जांपल क्या है, उस पर कटता है, लेकिन फाइनल टैक्स रिजीम में ये नहीं होता। फाइनल टैक्स रिजीम ये होता है ना कि जैसे ही आपको पेमेंट मिलती है ना, उसी टाइम सीधा टैक्स रेट लगा के आपसे पैसे कट जाते हैं। डिविडेंड कौन देता है, कंपनी। तो क्यों कंपनी जब भी आपको डिविडेंड देगी उसी टाइम टैक्स काट देगी, नेट पेमेंट आपको करेगी, सही है। लेकिन ये आपके पास एज एविडेंस होगा कि मैंने इतना टैक्स दिया है। वो जो 15% है ना, ये हम इसको बाद में इंक्लूड करते हैं कि यार हमने ऑलरेडी टैक्स इतना दे चुके हैं। दूसरी एग्जांपल क्या है, मिस्टर के हैज़ रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 1,60,000 विच इज़ नेट ऑफ ज़कात ₹10,000। उसने भाई डिविडेंड रिसीव किया है, लेकिन उससे ऑलरेडी ज़कात कट चुका है एंड टैक्स एट 15%। You requested to compute the amount of taxable dividend and the tax of Mr. K. अब देखो टैक्सेबल डिविडेंड कितना है 160 प्लस 10,000 कटा है ना उससे, तो इनडायरेक्टली अगर आप कहो तो ये 170 था। मिस्टर के हैज़ रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 160 विच इज़ नेट ऑफ ज़कात 10,000। तो मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड कितना था 170 था, सही है। तो 160 प्लस 10 170 और डिवाइड बाय 85%। टैक्स भी कट चुका है, इससे ज़कात भी कट चुकी है, उसके बाद 160 बना है। अब इसको टोटल अमाउंट पे लेके जा रहे हैं, तो 10,000 ऐड कर दिया 170 हो गया, और 85% है तो इसको 100% पे लेके जा रहे हैं। तो टोटल अमाउंट कितनी बनी 2 लाख। मतलब उसकी टोटल डिविडेंड इनकम कितनी है 2 लाख, उसमें से 10,000 क्या है ज़कात है और 15% टैक्स है। तो ये डिडक्ट होके उसको नेट पे से 160 मिले। अब 2 लाख का टैक्स अगर आप निकालो 15% तो कितना बना 30,000। ये आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, एक दफ़ा भी 15% लगा है, दूसरी दफ़ा फिर
वो हमने ग्रॉस अप किया है, सही है। टैक्स में हम ये वर्किंग आगे सीखेंगे जब हम पूरी जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कि क्यों करते हैं इस तरह, ऐड करते हैं फिर माइनस करके फिर ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्कर्स वेलफेयर फंड, अक्सर कंपनीज वाले क्या करते हैं, जो अच्छी कंपनीज होती है, अच्छा एम्प्लॉयर होता है, वो कुछ फंड्स अपने पास मेंटेन रखते हैं, वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, सही है। इसमें क्या होता है कि वर्कर्स जो होते हैं ना, उनको जब आप सैलरी देते हो तो कुछ पोर्शन आप काट के इस फंड में जमा करते हो, ताकि उनकी जो है कोई इमरजेंसी में काम आ जाए, मेडिकल बच्चों की फ़ी कुछ और इस तरह, या उसको ज़रूरत पड़े इस तरह, पेंशन वगैरह, प्रोविडेंट फंड्स, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन रखते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इन तरह की स्कीम्स को अगर वो रजिस्टर्ड हो, सही है। तो कंपनी या FBR आपको इंसेंटिव्स देती है कि भाई आप ये चीज़ें करो, उसमें एम्प्लॉयर अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन करता है और कुछ एम्प्लॉयज़ करते हैं, सही है। तो मिल के उनके फलाह बहबूद के लिए वो पैसे यूज़ होते हैं। अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर्स वेलफेयर फंड WWF पेड